गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शुभ्रा तिवारी, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सिरोही। आज हम बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स का फर्स्ट पेपर क्वांटम मैकेनिक्स का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, सिंपल वन डायमेंशनल प्रॉब्लम। पिछली क्लास में हमने वन डायमेंशनल प्रॉब्लम्स में फर्स्ट प्रॉब्लम पढ़ी थी, फ्री पार्टिकल्स। आज हम उसी यूनिट का अगला टॉपिक लेंगे। आज का हमारा एग्जाम्पल है पार्टिकल इन अ बॉक्स। पार्टिकल इन अ बॉक्स के लिए मान लेते हैं लेट अ सिंगल पार्टिकल, उसमें भी हम एग्जांपल लेते हैं अ गैस मॉलिक्यूल ऑफ मास m be confined to move along the x-axis between x is equal to 0 and x is equal to L by ideally reflecting infinitely high walls of a box। हमने पार्टिकल इन अ बॉक्स के लिए हमने एक मान लिया कि एक सिंगल पार्टिकल है और उसमें भी हमने मान लिया कि एक गैस मॉलिक्यूल है जिसका कि मास m है, जो कि केवल x एक्सिस के अलोंग x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू L के बीच में मूव कर सकता है, क्योंकि उसके दोनों साइड में आइडियली रिफ्लेक्टिंग इन्फाइनाइटली हाई वॉल्स है बॉक्स की। हमने ले लिया x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू L के बीच में पोटेंशियल 0 है, x इज इक्वल टू 0 पर भी पोटेंशियल इन्फिनिटी हो जाता है और x इज इक्वल टू L पर भी पोटेंशियल इन्फिनिटी हो जाता है। Suppose that the potential energy V of the particle is 0 inside the box but rises to infinite on the outside, that is Vx is equal to 0 for x lies between 0 and L, and Vx is equal to infinity for x less than 0 and x greater than L। इस केस में इन सच अ केस द पार्टिकल इज सेट टू बी मूविंग इन एन इनफाइनाइटली डीप पोटेंशियल वेल या पार्टिकल इन अ बॉक्स। इसको सॉल्व करने के लिए टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर्स इक्वेशन हम लेते हैं। पिछले यूनिट में हम पढ़ चुके हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर्स इक्वेशन दी जाती है d2 psi by dx2 plus 2m upon h cross square e minus v psi is equal to 0। द श्रोडिंजर्स इक्वेशन फॉर द पार्टिकल विद इन द बॉक्स। विद इन द बॉक्स मतलब जहाँ पर की पोटेंशियल 0 है। v इज इक्वल टू 0 हम ऊपर वाली इक्वेशन में रखेंगे तो श्रोडिंजर्स इक्वेशन हो जाएगी d2 psi by dx2 plus 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर psi इज इक्वल टू 0। मान लीजिए यह है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इसमें हम मान लेते हैं 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, उसको हम एक नया कॉन्स्टेंट सब्सटीट्यूट कर देते हैं k स्क्वायर। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन 1 में हम k स्क्वायर की वैल्यू जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी d2 psi by dx2 प्लस k स्क्वायर psi इज इक्वल टू 0। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें पता है, हम निकाल सकते हैं। तो इसका जनरल सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं psi x इज इक्वल टू a sin kx प्लस b cos kx। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 4 where a and b are constants and whose values can be determined by boundary conditions। इन constants की वैल्यू निकालने के लिए हम boundary conditions लगाते हैं। Since the particle cannot have infinite energy, it cannot exist outside the box. Therefore, the wave function psi must be 0 outside the box। चूंकि पार्टिकल बाउंड्री के बाहर नहीं मिल सकता तो वेव फंक्शन जो है वो भी वॉल बाउंड्री पर भी 0 होगा या वॉल पर भी 0 होगा। तो हमारे पास होगा x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू L पर वेव फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशंस आई। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है द बाउंड्री कंडीशन psi x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0, और दूसरी बाउंड्री कंडीशन है psi x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू L। तो हम फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन जब इक्वेशन 4 में अप्लाई करेंगे तो हमारी कंडीशन आ जाएगी psi इज इक्वल टू 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें 0 मिलेगा, a sin k और x इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर हम 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे, b cos k एंड 0। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें मिला 0 इज इक्वल टू 0 प्लस b या b इज इक्वल टू 0। तो फिर हमें फर्स्ट कंडीशन मिल गई b इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। तो इक्वेशन 4 चेंज हो जाएगी psi x इज इक्वल टू a sin kx। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 6। अब हमें निकालना है दूसरे कांस्टेंट a की वैल्यू।
दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाते हैं और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के हिसाब से हमें पता है होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1। लेकिन हमारे यहाँ पर ये पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू l के बीच में ही कन्फाइंड है, तो बाउंड्री कंडीशन आ जाएगी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू l a स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, या a स्क्वायर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू l साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, या a स्क्वायर इंटीग्रेशन 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके जब हम इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट मिलेगा l/2 इज इक्वल टू 1। और यहाँ से अगर हम कांस्टेंट a की वैल्यू निकालते हैं तो a हमें मिल जाएगा √2/l। मान लेते हैं यह है हमारे पास इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 7 से वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 6 में a की वैल्यू, तो हमें मिलेगा साई एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/l साइन के एक्स। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 8। तो यहाँ पर हमें पार्टिकल इन अ बॉक्स में के लिए वेव फंक्शन मिल गया, वो मिला √2/l साइन के एक्स। अब हमें निकालना है आइगन फंक्शंस एंड आइगन वैल्यूज़। फॉर अ वन डायमेंशनल बॉक्स द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज होती है p²/2m, और उसके करस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर होता है जिसको कि हम हैमिल्टोनियन कहते हैं वो होता है -2m d2/dx2। तो श्रोडिंजर्स इक्वेशन हमें मिल गई -2m d2/dx2 साई एक्स इज इक्वल टू ई साई एक्स। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 1। साई एक्स जो है वो आइगन फंक्शन कहलाता है और ई आइगन वैल्यू कहलाती है एनर्जी ऑपरेटर के लिए या हैमिल्टोनियन के लिए। लेकिन इक्वेशन 8 से हमारे पास है साई एक्स इज इक्वल टू √2/l साइन के एक्स, और बाउंड्री कंडीशन से हमारे पास है साई एक्स इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू l। ये वैल्यू जब हम इक्वेशन 8 में रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √2/l साइन के l इज इक्वल टू 0। इससे हमारे पास आएगा के l इज इक्वल टू n पाई, या k इज इक्वल टू n पाई/l। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 10। तो हम लिख सकते हैं √2me/h×l इज इक्वल टू n पाई। इसको दोनों साइड इक्वेशन को जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2me/l²/h² इज इक्वल टू n² पाई², या क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू n² पाई²h²/2ml²। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर है हमारे पास 12। Therefore, the energy eigen values for different values of n हम लिख सकते हैं En इज इक्वल टू n² पाई²h²/2ml², या इसको हम लिख सकते हैं n² h×² हो जाएगा h²/4 पाई², से पाई² कैंसिल हो जाएगा, तो n² h²/8ml²। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 13, जहाँ पर कि n की वैल्यू 1, 2, 3 से वेरी करती है। जब हम n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी मिलेगी, तो n इज इक्वल टू 1 से हमारे पास मिला h²/8ml²। n इज इक्वल टू 2 रखेंगे और हम इसको सबसे नीचे वाले लेवल की एनर्जी को अगर हम E1 ले लें, तो अगर हम सेकंड लेवल की एनर्जी निकालेंगे तो E2 इज इक्वल टू हमें मिलेगा 4h²/8ml², या हम इसको 4 टाइम्स ऑफ E1 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से थर्ड लेवल की एनर्जी E3 हमें मिलेगी 9h²/8ml²। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो हमने n इज इक्वल टू 1 के लिए लिखा है E1, n इज इक्वल टू 2 के लिए एनर्जी E2 जो कि 4 टाइम्स ऑफ E1 के बराबर है। लेफ्ट हैंड y एक्सिस पे हम एनर्जी लेवल बढ़ा रहे हैं। n इज इक्वल टू 3 के लिए E3 वो हो जाएगा हमारे पास 9 टाइम्स ऑफ E1। तो हम ये लिख सकते हैं कि पार्टिकल इन अ बॉक्स के लिए एनर्जी E1, E2, E3 का रेशो जो है वो 1:4, 9, 16 इस रेशो में बढ़ता जाता है। Thus, in a potential well, the particle cannot have any arbitrary energy but can take only discrete energy levels corresponding to n is equal to 1, 2, 3. These are the eigenvalues of the particle in the well and constitutes the energy level of the system.
The integer corresponding to the energy level En is called its quantum number. तो for lowest energy level n is equal to 1, तो E1 आएगा हमारे पास h square upon 8ml square. This energy is known as 0 point energy and the state of the particle corresponding to this energy is called ground state. इसी तरह से जिस तरह से एनर्जी आइगन वैल्यूज प्लॉट किया है उसी तरह से हम वेव फंक्शन और उसका स्क्वायर जिसको कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं उसको भी प्लॉट कर सकते हैं. तो वेव फंक्शन के लिए हमें एक्सप्रेशन मिला था √2/L sin n πx/L. तो ग्राउंड स्टेट के लिए वेव फंक्शन का ट्रेस हमें n = 1 के लिए कुछ इस तरह का मिलेगा. n = 2 के लिए हमारे पास इसमें 2 हम्प मिलेंगे. n = 3 के लिए हमें 3 हम्प मिलेंगे. इसी तरह से हम प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को भी प्लॉट कर सकते हैं.